हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th की। देखिए, इससे पहले क्लास 6th की जो ज्योग्राफी है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें पूरी जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी 10 वीडियोज़ हैं। उसके बाद आप ये 7वीं वीडियो, जो ये 11th वीडियो आप देखेंगे, ये होगी क्लास 7th की एनसीईआरटी। तो पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की ज्योग्राफी की, अगर आपने इनको कवर कर लिया तो लगभग 80 to 85%, 90% ज्योग्राफी आपकी रेडी हो जाती है। इसके बाद एक तो साइड बुक्स और पढ़नी होती हैं, तो वो हमारी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखेंगे तो यूपीएससी के हिसाब से हमारी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं या आरओ का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं आप, सभी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइस, अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे सारी पीडीएफ्स दी जा रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। और उत्तराखंड में आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं, अगर आप ये आरओ सचिवालय का बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो जितनी भी आगे वैकेंसीज आने वाली हैं, सभी की तैयारियाँ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डेली करंट अफेयर्स का ग्रुप चल रहा है, तो डेली करंट अफेयर्स के ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली एमसीक्यूज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी। और सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है, इसमें 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 के 9 चैप्टर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट का, तो पर्यावरण से शुरू करते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझते चल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें वही चीज़ें ली गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी और आपकी जो समझ है उसको इम्प्रूव करेगी, जिससे कि जो ज्योग्राफी के अंदर चीज़ें आती हैं वो सबकी सब आपकी कवर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सिंपल सी बात है, पर्यावरण से ही हमें सब चीज़ें मिलती हैं। जो हमारी बुनियादी जो जीवन है वो जो चल रहा है वो प्रकृति के रूप में चल रहा है, इन्वायरमेंट से चल रहा है। तो इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, यानी कि वो हवा जो हमें मिलती है, जो हम सांस लेते हैं, वो पर्यावरण से मिलती है। पानी हमें यहीं से मिलता है पीने के लिए, खाना यहीं से मिलता है खाने के लिए, और इसी से हमें ज़मीन मिलती है जिसके ऊपर हम रहते हैं। बट ह्यूमन बींग्स आर मॉडिफाइंग दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। लेकिन ये जो प्रकृति के द्वारा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर के द्वारा इन्वायरमेंट है, इसको इंसान चेंज कर रहा है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, जो कार से निकलने वाला धुआं है वो हवा को प्रदूषित कर रहा है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, पानी को हम, पहले जो पानी नदियों में बहता था उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी पॉट में। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स, खाना जो हमें पहले पेड़ों से तोड़कर खाना चाहिए था या खा सकते थे पहले, वो अब हमें वेसल्स में मिलते हैं, यानी कि बर्तनों में हमें मिल सकता है। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और लैंड का इस्तेमाल हम फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो कई सारी चीज़ें कर रहा है इंसान, कार बनाता है, मिल बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, कई सारे कंटेनर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी कई सारे काम अलग अलग तरह के काम इंसान कर रहा है। इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अब इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि जो प्रकृति है वो तो नेचर हुआ, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो क्या हुआ, हमारे आसपास हमारे चारों तरफ दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो प्रकृति की दी हुई चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम नेचुरल कहते हैं, या इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम मैन मेड चीज़ें कहते हैं। तो इन्वायरमेंट अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कहूँ कि मेरे चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो दोनों तरह से लिप्त होगा। वो उसमें कुछ प्रकृति की चीज़ें भी होंगी और कुछ इंसान के द्वारा बनाई गई बुनियादी चीज़ें भी होंगी। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। अब देखिए, जो प्रकृति के द्वारा इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो होता है जो जीवित है, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, है ना, या पेड़ पौधे हो गए, ये सब बायोटिक हैं। और एबायोटिक क्या हो गए, एबायोटिक हो गए जो जीवित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, वो सब एबायोटिक में आ गए। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, ये तो नेचुरल इन्वायरमेंट था, बायोटिक एबायोटिक। और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, रिवील करता है एक्टिविटी, क्रिएशन और इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। तो इंसान किस तरह से एक्टिविटी करता है, किस तरह से चीज़ों का निर्माण कर रहा है, आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से किस तरह से मिलता है, उन सबको हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर काउंट करते हैं। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं सारी फोटोग्राफ्स जो ली गई हैं ये एनसीईआरटी से ली गई हैं, एनसीईआरटी की किताबों से।
तो अब देखते हैं इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं। इन्वायरमेंट के यानी पर्यावरण के जो घटक हैं वो दो हैं, एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और इंसान के द्वारा बनाया हुआ मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड। तो प्राकृतिक क्या हो गए, लिविंग थिंग्स जैसे कि बायोस्फीयर में जो मिलती हैं, जमीन लिथोस्फीयर में, हवा एटमॉस्फेयर में, और पानी हाइड्रोस्फीयर इसको बोलते हैं, यानी कि जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। उसके बाद इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे कि इमारतें यानी कि बिल्डिंग हैं, पार्क्स हैं, फिर पुल हैं यानी कि ब्रिजेज़ हैं, सड़कें हैं, फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है, और इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि उद्योग हैं। और फिर इंसान क्या कर रहा है, इंसान अकेला रह सकता है, इंडिविजुअल होगा, एक व्यक्ति होगा, फिर फैमिली होगी यानी परिवार होगा पूरा, कम्युनिटी है, समुदाय है, फिर रिलीजन यानी कि धर्म होगा उसका कोई, फिर एजुकेशन पढ़ाई होगी, इकोनॉमिक आर्थिक विकास होगा, और पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि वहाँ पे राजनीतिक स्थिति क्या है ये होगी। यानी कि ये सब चीज़ें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, इसमें प्रकृति का कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है बायोटिक। अगर हम देखें तो बायोटिक मैंने आपको बता दिया है कि बायोटिक जो दुनिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, इंसान भी जानवरों की कैटेगरी में ही आता है, हम सोशल एनिमल हैं, तो हम बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए, जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि ज़मीन, पानी, हवा, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये बायोटिक के अंदर है। इन्वायरमेंट वर्ड की अगर देखें तो इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड जो है इन्वायरनर, और इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में क्या है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड से निकल के आता है इन्वायरमेंट। तो बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो अब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि ज़मीन आ गई, पानी आ गई, हवा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर यानी कि जो लैंड है, अब वो ज़मीन क्या है, ज़मीन वो चीज़ है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, वो ठोस चीज़ है जो धरती की है, जो जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, यानी लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट। तो सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर है पृथ्वी की, जिसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा हो सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये रॉक से यानी चट्टानों से और मिनरल से मिल के बना है, और मिट्टी की एक पतली परत से, थिन लेयर से ये कवर्ड है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, एक इरेगुलर सरफेस है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे ऊपर होगा कहीं पे नीचे होगा, विद वेरियस लैंडफॉर्म्स, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे भू आकृतियाँ हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे पठार प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पे मैदानी क्षेत्र मिलेगा, और कहीं पे आपको घाटियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से ज़मीन पे, धरती पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो लैंडफॉर्म्स जो हमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स, भू आकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं, ये हमें कॉन्टिनेंट्स पे यानी कि जो महाद्वीप हैं वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, और जो समुद्र के तल हैं, महासागरीय तल होते हैं जो, यानी कि ओशन का जो फ्लोर है, वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब लिथोस्फीयर का मतलब है ज़मीन। अब ज़मीन किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या ज़मीन पे हमें क्या क्या देखने की चीज़ें मिलती हैं, अगर हम देखें तो ज़मीन पे ही हमें जंगल दिखता है, घास का मैदान दिखता है, जिस पे हम अपने पशुओं को, मवेशियों को ग्रेजिंग करवा सकते हैं, चरा सकते हैं। ज़मीन दिखती है एग्रीकल्चर के लिए, और इंसान जो अपना सेटलमेंट करता है, जो घर बनाता है, वो भी ज़मीन पे बनाता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और जो मिनरल्स हमको मिलते हैं, चाहे वो लोहा हो, आयरन यानी आयरन है, स्टील है, स्टील तो चलो हम बना लेते हैं आयरन से, उसके बाद निकल है, कोबाल्ट है, जितनी भी चीज़ें धरती के अंदर से निकलती हैं, वो सब कहाँ से निकलती हैं, ज़मीन वाली सतहों से निकलती हैं। तो इन्वायरमेंट के जो डोमेन्स हैं यानी कि क्षेत्र हैं, अगर हम देखें तो 3 क्षेत्र आते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, स्थल मंडल भी मिले, लिथोस्फीयर भी मिले, हाइड्रोस्फीयर भी मिले और एटमॉस्फेयर भी मिले, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं। यानी कि अगर ये तीनों चीज़ें जिस जगह पे होंगी वहीं पर जीवन होगा, वहीं पे ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पर जीवन हो पाएगा। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो पानी के डोमेन को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जल मंडल कहते हैं, इससे पहले स्थल मंडल कहते थे ज़मीन के डोमेन को, जिसको कि हम लिथोस्फीयर कह रहे थे। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं, यानी कि कई सारी तरह की जो पानी की बॉडीज़ हैं, जो वहाँ पे पानी रह सकता है, हमें पानी मिल सकता है, वो सब चीज़ें हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो झीलें हों, समुद्र हों या महासागर हों। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, और चाहे वो पेड़ पौधे हों, सभी के लिए ये सब चीज़ें, यानी जो पानी है, ये अति महत्वपूर्ण है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो पूरी पृथ्वी के चारों तरफ
पृथ्वी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, प्लैनेट के अंदर की अगर हम बात करें, ग्रह के अंदर की, तो अंदर की तरफ एक पतली लेयर है हवा की जिसने पूरी धरती को कवर किया हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो ये जो एटमॉस्फेयर धरती के चारों तरफ है, ये क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी में ना होता, जैसे कि चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं हो पाया? मून पे एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, तो हवा वहाँ रुकी नहीं, हवा एस्केप कर गई वहाँ से, हवा वहाँ से निकल गई। लेकिन पृथ्वी पे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एटमॉस्फेयर को वहीं की वहीं, यानी कि धरती के अंदर ही रोक के रखता है, उसको बाहर जाने नहीं देता। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमें सूरज की जो हार्मफुल किरणें आती हैं, पैराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, उनसे हमें बचाती हैं। और जो स्कॉर्चिंग हीट है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी है सूरज की रोशनी की, उससे भी हमें बचाती है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होगा तो दिन का टेम्परेचर धरती पे 500-600 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है, और रात में माइनस में टेम्परेचर चल जाएगा। ऐसा ही मून पे होता है। मून पे क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पे दिन में टेम्परेचर 300 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और रात में -40 -90 -100 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो ये टेम्परेचर्स एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से धरती पे एक नॉर्मल तापमान रहता है, जिसमें इंसान या कोई भी जीव जंतु जो है अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। तो कई सारी गैसेज हैं, धूल है, पानी के बूंदें हैं, वाटर वेपर्स हैं, तो कई सारी चीज़ें इस एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और देखिए, दो शब्द हैं, वेदर है और एक क्लाइमेट है। इन दोनों को भी समझेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। कि जो एटमॉस्फेयर है, अगर इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ भी चेंज हम करते हैं तो इसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट दोनों के अंदर चेंज आता है। तो वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेदर का मतलब होता है कि कहीं का जो मौसम है, और क्लाइमेट का मतलब है कहीं की जो जलवायु है, हिंदी में अगर हम कहें तो। मौसम का मतलब ये होता है कि मौसम किसी भी जगह का कुछ टाइम के लिए होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। हो सकता है कि मौसम दिन में धूप निकली हुई है, शाम को होते होते बरसात हो जाए। तो अगर इतनी तेज़ी से कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको हम वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। और जलवायु का मतलब, क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक लंबे समय का अगर हम समय काल लें, यानी कि 20 से 25 साल का हमें समय लें, और ये देखें कि 25-30 सालों में वहाँ पे नॉर्मली तापमान क्या रहता है। मान लेते हैं अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, और नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में दिसंबर के महीने से फरवरी के महीने में अमूमन ठंड रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ठंड ये आज है और मतलब आज ठंड है और कल को गर्मी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली ठंड ही रहेगी 3 महीने तक। तो नवंबर दिसंबर अगर, या दिसंबर जनवरी फरवरी अगर हम देखें तो 3 महीने अगर ठंड रहेगी, तो ये यहाँ की जलवायु है। इन 3 महीनों में आपको ठंड ही मिलेगी, आप चाहे उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। ऊपर पहाड़ के क्षेत्र में जाएंगे ज़्यादा ठंड मिलेगी, नीचे के क्षेत्र में आएंगे कम ठंड मिलेगी, लेकिन मिलेगी ठंडी आपको। तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो पूरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को जोड़ देंगे तो पूरा जो बायोस्फीयर है वो बन जाएगा। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये एक नैरो जोन है धरती का, जहाँ पे पानी, ज़मीन और हवा तीनों चीज़ें मिलती हैं, और एक दूसरे को मिलने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद ज़िंदगी को सपोर्ट करती है, यानी कि लाइफ को सपोर्ट करती है। यही चीज़ अभी हमने ऊपर फिगर से देखी कि यहाँ पे लिथोस्फेयर है, यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है। इन तीनों को जोड़ने वाली जो चीज़ है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, उस जगह को हम बायोस्फीयर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस कवर करेंगे, जिससे कि आपका तेज़ी से कवर हो जाए। और छोटी छोटी वीडियोस होंगी तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। बाकी जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको ये नोट्स मिल रहे हैं। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।